हाँ भी बच्चों, तो हम लोग सेकंड पेपर के सॉल्यूशन वीडियोस बना रहे थे और अब हम लोग फर्स्ट पेपर के भी सॉल्यूशन वीडियोस साथ लेकर चलेंगे, यानी कि मैकेनिक्स और उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों के, जैसे दो उसके दो इसके, फिर दो उधर के 12th के दो 11th के, इस प्रकार से आपको दोनों 11 12 दोनों जो सेगमेंट हैं उन दोनों पे आपका कमांड बराबर से बना रहेगा। आइए जल्दी से हम इस को शुरू करें और फिनिश करें। कह रहे हैं कि एक वेक्टर है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई वैक्टर का जो मॉड है वो n टाइम्स है x प्लस वाई वैक्टर के मॉड का n टाइम्स है। तो x और y के बीच का एंगल हमको फाइंड करना है। ये कोई वेक्टर x होगा और शायद ये कोई वेक्टर y होगा और हमें इनके बीच का एंगल यहाँ पर फाइंड करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मॉड हमें लिखना है, तो ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई कॉस थीटा, ठीक है ना भाई, इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए n टाइम्स अंडर रूट एक्स प्लस वाई का मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई कॉस थीटा, ठीक है ना। हमें थीटा फाइंड करना है। रूट हम लोग हटा लेते हैं दोनों तरफ से, जिससे कि हम कॉस थीटा को फाइंड कर पाएँ। 2x वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई कॉस थीटा। यहाँ तक आपको सोल्यूशन समझ में आ गया है? बिल्कुल, हमने रूट हटा दिया है जिससे कि कॉस थीटा खुल के आ जाए और हम इसको ठीक से सॉल्व कर पाएँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर को हम अंदर लेकर जाएंगे, तो एन स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके साथ भी जाएगा तो 2x वाई एन स्क्वायर कॉस थीटा। ये देखिए एन स्क्वायर हमने इन दोनों के साथ भी डाल दिया और इसके साथ भी डाल दिया। अब अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम इधर लेकर आएँ और कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1 माइनस एन स्क्वायर आएगा, और अगर हम 2x वाई कॉस थीटा को उधर लेकर जाएं तो 2x वाई कॉस थीटा यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर। देखिए ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 2x वाई कॉस थीटा दोनों में से कॉमन आ जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि x और y के जो मैग्नीट्यूड हैं वो सेम हैं, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है, तो अब हम इन दोनों को सेम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 1 माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा साथ में है और 1 प्लस एन स्क्वायर। हमने x और y के मान बराबर दिए हुए हैं तो हमने y को भी x लिख दिया। जब y को भी x लिख दिया तो ये हो गया 2x स्क्वायर और ये हो गया 2x स्क्वायर। तो दोनों तरफ 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमें वैल्यू मिल गई cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, जिसे इन्वर्स करके हम अपना आंसर बना सकते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन कोई चॉइस करना है, तो आप चॉइस कर लेंगे। ऊपर है एन स्क्वायर माइनस 1, ये देखिए एन स्क्वायर माइनस 1 और नीचे है एन स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर आप कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। ये आपका सही ऑप्शन है और ये शायद टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई है इसलिए ये इस प्रकार से लिखा हुआ है और कोई बात नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आप सही ऑप्शन देख लीजिए, मेन बात ये है ये टाइपिंग में कोई गलती है उसको आप इग्नोर कर दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। एक डायग्राम हमारे सामने बना हुआ है और असर्शन है कि ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सेमी सर्कुलर आर्क विद सेंटर एट O सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। ए बी बी सी और सी डी वेक्टर्स
ए बी बी सी सी डी के ऊपर, यहाँ देखिए ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी इज इक्वल टू कितना होगा, ये हमको स्टेटमेंट चेक करना है, ठीक है ना। तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ बी, इसी प्रकार से ए सी को हम लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ सी, समझ में आ रहा है ना। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ बी, और ए सी को हम क्या लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ सी, और ए डी को हम क्या लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ डी लिख सकते हैं। ए डी वैक्टर इज इक्वल टू ये रहा ए ओ और ये रहा उसके आगे ओ डी, हो जाएगा आराम से। तो ए ओ के फॉर्म में हमें आंसर का पता लगाना है, ओ बी फिर ये ए ओ प्लस ओ सी फिर ये ए ओ, और जो ओ डी वैक्टर है वो ए ओ वैक्टर के बिल्कुल इक्वल है, इसलिए ओ डी को भी हम लोग ए ओ लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये एक ए ओ, ये एक और, ये एक और, ये एक और, तो ये बन गया आपका 4 टाइम्स ए ओ वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर, 4 टाइम्स ए ओ प्लस ओ बी प्लस ओ सी। तो ये आपका जो असर्शन स्टेटमेंट लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब रीज़न पे आ जाइए, रीज़न को हम लोग सॉल्व करने देखने जा रहे हैं, सही है कि गलत है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये है स्टेटमेंट, हमें इसको सॉल्व करना है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये मल्टीपल ट्रायंगल रूल के हिसाब से इन तीनों का सम कितना होगा बताइए, ए डी के बराबर होगा। फिर से देख लीजिए, ए बी फिर उसके हेड से बी सी और उसके हेड से सी डी, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा। और एक और ए डी उसके आगे लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स ए डी, और 2 टाइम्स ए डी को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए ओ, क्योंकि पूरा जो ए डी वैक्टर है वो ए ओ प्लस ओ डी, और ओ डी इज इक्वल टू ए ओ, तो पूरे ए डी को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए ओ। तो ये हो गया आपका 4 टाइम्स ए ओ। अब आपको सही ऑप्शन जो भी है उसे चॉइस कर लेना है और अपना आंसर बना लेना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इज इक्वल टू 2 ए ओ, तो ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट सही है। आपको इन 4 में से कोई ऑप्शन चुन लेना है। ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन अच्छा था, इम्पॉर्टेंट था, सॉल्यूशन आपको समझ में आया है। स्टेटमेंट है इफ 3 फोर्सेज F1 F2 F3 रिप्रेजेंट बाई 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड F1 प्लस F2 इज इक्वल टू माइनस F3, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू माइनस F3, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इन तीनों का सम 0 है, और 0 होने का मतलब है कि जिस पॉइंट पर ये तीनों फोर्सेस लग रहे हैं वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। जिस पॉइंट पर ये तीनों फोर्सेस लग रहे हैं, देन दैट पॉइंट या दैट बॉडी या दैट ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में होगा। वो पॉइंट या वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा जिस पर ये तीनों बल लग रहे हैं, क्योंकि इन तीनों बलों का जो वेक्टर सम है वो 0 है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि ट्रायंगल मेड बाय 3 फोर्सेज F1 F2 F3, जो कि एक ऑर्डर में लगे हुए हैं। इन ऑर्डर का मतलब होता है ये
F1 और उसके हेड से F2 और उसके हेड से F3 मिलकर ये पॉलीगन पूरा हो जाए। तो ये ऑर्डर में लगे हुए हैं, और ऑर्डर में जब 3 वेक्टर लगे होते हैं तो इनका वेक्टर सम हमेशा 0 होता है। इसको हम लोग साइक्लिक ऑर्डर कहते हैं। और साइक्लिक ऑर्डर में जब पॉलीगन पूरा होता है तो इसे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। यानी कि जो ये लिखा है वही ये लिखा है, यानी कि ये तीनों बल जिस पॉइंट पर लगे हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को शो कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही हैं। ये सवाल बेहद इम्पॉर्टेंट, बेहद अच्छा सवाल होगा और आप इसको ज़रूर एक बार रिवाइज करेंगे। अब वेक्टर एक्स वाई प्लेन पर एक वेक्टर है। ये देखिए एक्स वाई प्लेन पर ये एक वेक्टर है और ये वाई एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पर लगा हुआ है। इस वेक्टर को हम लोग चलिए मान लेते हैं आर वेक्टर, ठीक है। इसका जो y कंपोनेंट है वो 2√3 है। आइए इसका हम y कंपोनेंट बनाते हैं। ये इसका y कंपोनेंट है और ये देखिए परपेंडिकुलर डालते हैं, जहाँ कट करता है कट जहाँ कट आ जाता है और वहीं पर हम हेड बनाते थे। ये इसका x कंपोनेंट हो गया। तो जो आर वाई होगा दैट विल बी आर cos 30 और आर वाई की वैल्यू है 2√3 इक्वल टू आर cos 30√3/2। तो √3 से √3 कट जाएगा तो आर की वैल्यू आपको आ जाएगी 4 यूनिट या 4 मीटर जो भी है, ठीक है ना। वो यूनिट पे डिपेंड करेगा कि आर क्या है, आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या वेलोसिटी वेक्टर है, उस हिसाब से इसकी यूनिट डिसाइड होगी। तो हम यूनिट इसीलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये वेक्टर क्या है, फोर्स है या वेलोसिटी है या डिस्प्लेसमेंट है, क्या है पता नहीं। तो कह रहे हैं कि इसका x कंपोनेंट फाइंड करिए। तो r का जो x कंपोनेंट होगा वो r sin 60 होगा और r की वैल्यू है 4 और sin 60 1/2। तो ये एक आसान सवाल हो गया। r का जो x कंपोनेंट होगा वो 2 यूनिट होगा और r जो हमने पहले ही निकाल लिया है वो है 4 यूनिट। तो ये क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन है जिससे हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के मेथड से हम लोगों ने बड़ी आसानी से इसको सॉल्व किया। आसान क्वेश्चन ही था ये। तो एक वेक्टर हमको फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड a के बराबर हो, ठीक है ना, और डायरेक्शन b के पैरेलल हो यानी कि b कैप। आपको मालूम होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे बनती है। वेक्टर क्वांटिटी को बनाने के लिए मॉड को डायरेक्शन के साथ मिला के मॉड विद डायरेक्शन, मतलब वेक्टर बनाने के कई तरीक़ों में से ये भी एक तरीका है कि यहाँ मॉड लिख दीजिए और यहाँ पर डायरेक्शन लिख दीजिए, और डायरेक्शन का मतलब होता है कैप। तो एक वेक्टर c हमको निकालना है, एक वेक्टर c हमको फाइंड करना है जिसका मॉड a वेक्टर के मॉड के बराबर हो और डायरेक्शन b के पैरेलल हो यानी कि b की डायरेक्शन में हो। तो a का मॉड आप लिख सकते हैं √3² प्लस 4²। ये देखिए ये 3i कैप और 4j कैप, तो इसका मॉड हो गया। और b की डायरेक्शन होता है b वेक्टर अपॉन b का मॉड। तो ये आ गया √25 और b वेक्टर यानी कि 4i कैप प्लस 3j कैप और अपॉन इसी का मॉड यानी कि √4² प्लस 3²। इस तरीके से ये √25 यानी कि 5 है, 4i कैप प्लस 3j कैप और अपॉन में भी √25 है। देखिए 16 प्लस 9 मतलब 25, ये भी 5 और ये भी 5 कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया 4i कैप प्लस 3j कैप। यानी ये c वेक्टर हम निकाल चुके हैं। और इससे ध्यान आता है, इससे हमें पता चलता है कि c का जो x कंपोनेंट है वो 4 यूनिट है। यूनिट में लिखता हूँ क्योंकि मालूम नहीं है कि ये क्या है, इसलिए आगे यूनिट लिख देता हूँ। जो भी हो, वेलोसिटी हो तो मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट हो तो मीटर, फोर्स हो तो न्यूटन, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो तो वोल्ट पर मीटर या टेस्ला, जो भी हो सकता है। और जो c का y कंपोनेंट होगा वो होगा 3 यूनिट। इस प्रकार से देखिए ये 5-5 क्वेश्चन के वीडियोस आप जल्दी से जल्दी देख लिया करिए
टाइम निकाल के अपना, क्योंकि देखने में आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट का समय लगेगा और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का एक बंच आपको मिलता रहेगा। और रोज़ काम करने से आपका इम्प्रूवमेंट जितना होगा उतना एक दिन बैठकर काम करने से नहीं होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार संडे आएगा तो हम इतना सारा काम कर लेंगे, इसके बजाय आप मंडे टू सैटरडे अगर आप थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कहीं ज़्यादा काम कर पाएंगे बजाय एक साथ बैठकर करने के। आप संडे को एक साथ बैठकर बहुत सारा काम कर लेते हैं, ये अच्छी बात है, पर रेगुलर मतलब डेली बेसिस पर आपकी वर्किंग एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है आपको आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं, वाकई में ये बात मैं आपको बहुत अनुभव से कह रहा हूँ, बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ कि डेली थोड़ा थोड़ा करना सबसे अच्छा होता है, सिवाय इसके कि एक दिन में बहुत ज़्यादा करके ऊब के थक के बैठ गए और फिर 2-3 दिन तक कुछ नहीं किया या ज़्यादा काम नहीं किया। इससे बेहतर होगा डेली कुछ ना कुछ आगे बढ़ते जाइए, अपने को इम्प्रूव करते जाइए और ये जो आपके सामने चीज़ें हैं इनको करके आप बेहतर इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं। ठीक है ना? गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।